हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे। अभी तक हम दो लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन और जावा की हिस्ट्री, और सेकेंड लेक्चर में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स और कुछ सिंपल प्रोग्राम्स देखे थे। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए जावा में डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स दिए हैं डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेस करने के लिए और होल्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा डेटा होता है न्यूमेरिक टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा और कैरेक्टर्स टाइप का डेटा। ठीक है, अब इन डेटा को एक्सेस करने के लिए और इन डेटा को प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स बनाए। इसमें प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें सिंपल टाइप के डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, सिंपल डेटा टाइप्स भी बोलते हैं या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है, जावा में टोटल 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है इंटीजर्स, सेकेंड है फ्लोट पॉइंट टाइप्स, कैरेक्टर्स एंड बुलियंस। इंटीजर्स टाइप के जो डेटा होते हैं वो होल्ड करने के काम में आते हैं इंटीजर वैल्यू को, होल नंबर्स जो होते हैं उनको। फ्लोटिंग पॉइंट्स के जो डेटा टाइप होते हैं वो पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 1.23, 2.35, इस तरह के जो पॉइंट में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के काम में आते हैं। कैरेक्टर्स जो है वो हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं और किसी भी तरह के कैरेक्टर्स जैसे सिंबल वगैरह, इनको भी होल्ड करने के काम में आते हैं। और बूलियंस एक अलग टाइप का डेटा टाइप है जो जावा में है, जिसकी जो अलग टाइप की कंडीशंस को होल्ड करने के काम में आता है। ठीक है, इंटीजर्स में 4 तरह के होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में 2 तरह के होते हैं, कैरेक्टर्स में 1 तरह का होता है और बुलियंस भी 1 तरह का होता है। इस तरह सबको मिला के टोटल 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब हम सबसे पहले इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। अब ये जितने भी चारों हैं, ये 4 टाइप्स के जो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप हैं, ये चारों साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ में होते हैं। जैसे कि C++ में अनसाइन वैल्यूज़ भी होती हैं, इस जावा में अनसाइन वैल्यूज़ को नहीं रखा गया है। जावा में जितने भी नंबर्स हैं वो साइन होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जावा में जो इंटीजर्स टाइप है ये होल नंबर्स को लेने के लिए, होल नंबर्स को होल्ड करने के लिए और स्टोर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, होल नंबर्स किस तरह से, जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती है हमारी 0 to 100 या जितने भी नंबर्स होते हैं जो फुल नंबर्स होते हैं विदाउट फ्रैक्शन, उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, और वो उन्हें हम इंटीजर्स भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। ठीक है, अब सबसे पहले है हमारा बाइट। ये सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है जो कि 8 बिट लॉन्ग होता है, और इसकी रेंज जो होती है वो -128 से पॉजिटिव 127 तक होती है। अब हमें आप ये रेंज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे 8 बिट लॉन्ग है बाइट, तो अगर 1 बिट लॉन्ग होता तो 1 बिट के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, आइदर 0 और 1। तो 8 बिट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, आइदर ऑल 0 और 1 और सम 0 एंड सम 1। ठीक है, तो 2 to the power 8 अगर हम करते हैं, क्योंकि एक बाइट का 2 कॉम्बिनेशन है, तो 8 बाइट के 2 to the power 8 कॉम्बिनेशन होंगे, तो हमें वैल्यू मिलती है 256। उसे अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो आधे नेगेटिव एंड आधे पॉजिटिव, तो -128 टू +127 तक की हमारी बाइट की रेंज होती है। ठीक है, ये जो नेटवर्क से हमें डेटा मिलता है, नेटवर्क से या फाइल से हमें जो स्ट्रीम टाइप का डेटा मिलता है, जो रो डेटा होता है, इंटीजर्स टाइप का रो डेटा होता है 0101 बिट पैटर्न पे, उस डेटा को होल्ड करने के काम में आता है बाइट। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट इंटीजर। ये जो है रेयरली यूज्ड इंटीजर होता है, बहुत कम ही से यूज़ करते हैं हम इसे, और ये 16 बिट लॉन्ग होता है। तो 2 to the power 16 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी रेंज, जो कि -32,768 से पॉजिटिव 32,767 तक होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। ये सबसे पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, ये 32 बिट लॉन्ग होता है और इसकी रेंज 2 to the power 32 से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और इसका मेन ज़्यादातर यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं उन्हीं में यूज़ होता है। ऐसे भी यूज़ हम दूसरे चीज़ों में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल स्टेटमेंट जितने भी होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप इंटीजर होता है। ठीक है, अब कंट्रोल स्टेटमेंट में हम बाइट और शॉर्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्रिमिटिव
जब जावा के जो एक्सप्रेशन, जैसे किसी भी एक्सप्रेशन को हमने लिखा, जैसे a इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, और कैसा भी हमने कॉम्प्लेक्स जो है वो लिखा है एक्सप्रेशन, उसको वो जब रन होता है तो उसका जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, आप अगर उसमें शॉर्ट हो, इंट हो, कुछ शॉर्ट हो, बाइट हो, किसी तरह का भी डेटा हो, वो जब इंटरमीडिएट लेवल पे जब वो रन होता है और जब वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है, तब वो प्रोमोट होके इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम ऑटोमेटिक प्रमोशन में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। अभी आपके लिए इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि आप बोलते हैं कि बाइट और शॉर्ट का हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इंट का क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारा लॉन्ग। ये बहुत ही लॉन्ग इसकी रेंज है और 64 बिट लॉन्ग होता है, इसलिए इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ जो होती हैं उनको कैलकुलेट करने के, होल्ड करने के काम में आता है। कैलकुलेट और होल्ड दोनों करने के काम में आता है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ होती हैं ऐसी जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं कर सकता होल्ड, इसलिए हमें, और उससे इंटीजर से भी बड़ा जो होता है उस तरह का इंटीजर टाइप का डेटा होता है, तो उसे होल्ड करने के लिए हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ये हमारा लॉन्ग जो डेटा टाइप है उसका एग्जांपल है, मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने कैलकुलेट किया कंप्यूट डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स यूजिंग वेरिएबल्स। मतलब हमने लाइट कितने दिन में, जो गिवन डेज हैं उस टाइम में, जो गिवन टाइम है उस टाइम में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने लॉन्ग वेरिएबल्स और दूसरे वेरिएबल्स यूज़ किए, लॉन्ग टाइप के डेटा वगैरह। तो देखते हैं हम इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारा ये क्लास कीवर्ड है, ये हमारी लाइट, हमने क्लास का नेम दिया लाइट क्योंकि एल कैपिटल है। ये हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि है लाइट स्पीड, जो कि लाइट की जो स्पीड है उसको होल्ड करेगा। ठीक है, सेकेंड हमने दिया है 3 वेरिएबल क्रिएट किए लॉन्ग टाइप के, जो कि है डेज, हाउ मेनी डेज, ठीक है, कितने दिन में कितनी कवर करनी है ये बताएगा। डिस्टेंस, कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा, और सेकंड्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब लाइट स्पीड हमने दी है 1,86,000, ठीक है, 186,000 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी अप्रॉक्स लाइट स्पीड होती है। अब हमने उसे लाइट स्पीड को हमने, लाइट की जो स्पीड है 186,000 उससे इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अब डेज हमने कितने दिनों की निकालनी है हमें, तो 1000 डेज की हमें निकालनी है, तो हमने डेज को इनिशियलाइज किया 1000 डेज से। ठीक है, अब सेकंड्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1000 डेज में कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हमने उसे 24 से मल्टीप्लाई किया, और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने उसे 60 से मल्टीप्लाई किया, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए हमने उसे 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह टोटल वैल्यू जो भी कैलकुलेट होगी वो हम देख लेते हैं। फिर हमने उसे जितने भी सेकेंड्स हुए 1000 डेज में, जितने भी सेकेंड्स हुए, उन सेकेंड्स को हमने लाइट की जो स्पीड है 186,000 उससे मल्टीप्लाई किया। तो ये बहुत लार्ज वैल्यू कैलकुलेट होने वाली, इसलिए हमने ऑलरेडी डिस्टेंस वेरिएबल को लॉन्ग लिया है, क्योंकि इतनी लार्ज वैल्यू को इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हमने उसे प्रिंट कर लिया। इन जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। डेज जो भी 1000 डेज हैं वो प्रिंट होगा। फिर न्यू लाइन चेंज करेगा, डेज लाइट विल ट्रेवल अबाउट, ये एज स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर डिस्टेंस जितनी करेगा कवर वो प्रिंट होगा, और माइल्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं रन करके। पहले तो हम इसे कंट्रोल एस करते सेव करते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, तो जावा सी हमारा कंपाइलर, और हमारी फाइल का नेम light.java, हमने कंपाइल किया, ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं। जावा हमारी फाइल का नेम, क्लास का नेम लाइट, इंटर, इन 1000 डेज लाइट विल ट्रेवल अबाउट दिस मच माइल्स। दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, इट विल इंटीजर कैन नॉट होल्ड दिस मच ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ करेक्शन देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम सेकेंड्स को और डिस्टेंस को या डेज को सभी को इंट कर देते हैं, हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हमने सभी को इंट कर दिया। अब देखते हैं ये कंपाइल हो पाता है नहीं हो पाता है, या कंपाइल हो जाता है, रन हो पाता है या नहीं। जावा से light.java ये कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, तो ये हमारा जावा क्लास का नेम लाइट। इन 1000 डेज लाइट विल ट्रेवल अबाउट
-136 और दिस वैल्यू, तो हमारी वैल्यू गलत आ रही है क्योंकि जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो इतनी लार्ज वैल्यू को होल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया है, इतनी लार्ज वैल्यू वो होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसे लॉन्ग लिए थे। ठीक है, फिर से हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं लॉन्ग में। कंट्रोल एस सेव कर देते हैं और फिर से हम अगर उसे रन करते हैं तो वो अब सही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपका होगा लॉन्ग का प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप हम उसके यूज़ करते हैं जो वैल्यूज़ प्रिसीजन वाली होती है या फ्रैक्शन वाली होती है, जैसे कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है 2.35, 2.3459 या इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होती है जो कि अगर कैलकुलेट होंगी या एग्जीक्यूट होंगी तो उनमें फ्रैक्शन प्रिसीजन रिक्वायर होता है। जैसे अगर हम स्क्वायर रूट निकालें या साइन कोसाइन की वैल्यूज़ निकाल दें तब हमें इनकी ज़रूरत लगती है, तब हमारी वैल्यू पॉइंट में ही आएगी, फ्रैक्शन में ही आती है, हिंदी में बोलते हैं दशमलव में आती है। ठीक है, अब जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो दो तरह का होता है, डबल और फ्लोट। जो फ्लोट होता है वो स्पेसिफाई करता है सिंगल प्रिसीजन वैल्यू को, 32 बिट लॉन्ग होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स आपको दिखा हुआ है, फ्लोट हाई टेम्परेचर, फ्लोट हाई टेम्परेचर कॉमा लो टेम्परेचर सेमीकोलन, ये हमारे दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल हो गए जो सिंगल प्रिसीजन वैल्यू को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डबल। डबल जो है डबल प्रिसीजन वाली वैल्यू को स्टोर करने काम में आता है और ये थोड़ा लॉन्ग भी होता है, इसकी जो बिट्स होती है वो 64 बिट्स लॉन्ग होता है। और ये आपका सिंटेक्स है डबल पाई और आर, ये हमने दो वेरिएबल डिफाइन करें, एक का नाम है पाई और दूसरे का नाम है आर, सेमीकोलन से हमने उसे टर्मिनेट कर दिया। ये दो आपके डबल टाइप के वेरिएबल्स हैं, डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। और जो डबल फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है या फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप है वो हम सिंपल यूज़ करने में काम में लेते हैं, जैसे डॉलर्स और सेंट या $52, 32 सेंट, इस तरह का डेटा हम सेव करने के लिए, या जो नॉर्मल ज़्यादा दशमलव के बाद जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो। और डबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा, अगर दशमलव के बाद बहुत ज़्यादा प्रिसीजन तक हमें रखना है, इसलिए हमें डबल प्रिसीजन वाली जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो डबल प्रिसीजन वाली वैल्यू कंप्यूट करते हैं, उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं या फिर साइन कोसाइन या कॉस की वैल्यू निकालते हैं तब हमें डबल की ज़रूरत होती है। ठीक, इसका भी एक ये प्रोग्राम है, ये हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डबल टाइप की वैल्यू का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम बना हुआ है, हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने कमेंट दिया हुआ कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, अब इस सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर, ये हमारी क्लास स्टार्ट हुई, ये हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ, ये बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल डिफाइन किए, जिस नेमली पाई फॉर पाई वैल्यू 3.146, आर फॉर रेडियस एंड ए फॉर एरिया। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 10.8 से हमने उसे इनिशलाइज किया, पाई को हमने इनिशलाइज किया 3.146 से, और अब हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, आई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। जावा सी, हमारी फाइल का नेम एरिया डॉट जावा, ये कंपाइल हो गई। अब हम इसे रन करते हैं। जावा, हमारी क्लास का नेम एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल इज दैट मच। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर। टू स्टोर कैरेक्टर्स जावा यूजेस डेटा टाइप कैरेक्टर, हमें कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप दिया है जिसको हम केयर बोलते हैं। जावा में केयर और सी का केयर, सी++ में जो केयर होता है वो अलग होता है। सी++ में जो केयर होता है वो 8 बिट लॉन्ग होता है और जावा में जो है वो 16 बिट लॉन्ग होता है। 16 बिट लॉन्ग होता है तो उसकी हम रेंज 2⁻16 से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 0 to 65,536। अब ये 16 बिट का इसलिए होता है क्योंकि सी में जो 8 बिट का यूज़ करता है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही है, आस्की कोड पर वर्क करता है, जो कि 0 से 127 तक होती है। लेकिन जावा में जो है आस्की कोड का यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन उसे यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब आस्की कोड यूनिकोड का एक सबसेट है। और यूनिकोड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जावा में पोर्टेबिलिटी मेन चीज़ थी,
तो पोर्टेबिलिटी के लिए हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने थे, या फिर जैसे हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़ वगैरह सब में हमें प्रोग्राम बनाने थे। तो उसके लिए हमें हर जितनी भी लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड वाइड बोली जाती हैं या लैंग्वेजेस अवेलेबल है उन सब के कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना था। इसलिए जावा में यूनिकोड यूज़ करते हैं जो कि 16 क्वाइट लॉन्ग होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो कैरेक्टर टाइप होता है वो 16 बिट्स का यूज़ करते हैं। और जो आस्की कोड है वो यूनिकोड का पार्ट होता है, मतलब 0 से 127 तक जो यूनिकोड में वैल्यू है वो आस्की कोड ही है। उसके बाद जो होती है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं। अब जैसे हम जर्मन और इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश में अगर प्रोग्राम बनाते तो हमारे लिए आस्की सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम उससे बाहर कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हमें दूसरे कोड्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यूनिकोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका ये प्रोग्राम है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ये भी। और इसका सिंटेक्स जो है वो ये है, केयर डेटा टाइप और ये वेरिएबल का नेम सी और डी, मतलब ये हमारे कैरेक्टर टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। इसका हम प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहाँ पर, ये हमारा कैरेक्टर डेमो, हमारी क्लास का नेम, ये हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल डिफाइन किए कैरेक्टर टाइप के, कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2। ठीक है, अब CH1 में हमने वैल्यू दी है 88 है, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। लेकिन आस्की कोड जैसे वर्क करता है यूनिकोड भी उसी तरह से वर्क करता है, और फर्स्ट 0 to 127 जो वैल्यूज़ यूनिकोड में है वो आस्की कोड ही होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें आस्की कोड का यूज़ अभी भी कर सकते हैं यूनिकोड में भी। तो आस्की कोड हमने यहाँ पे लिखा है x के लिए, क्योंकि x का कोड होता है 88। ठीक है, और CH2 में हमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है y। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम करते हैं, और CH1 एंड CH2 इज एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होगी। ठीक है, हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो पहले हम कंट्रोल S करते हैं, और पहले कंपाइल करते हैं जावा CHAR केयर डेमो, हमारी फाइल का नेम केयर डेमो डॉट जावा। हमने इसे कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गई। अब हम इसे रन करते हैं, जावा CH हमारी फाइल क्लास का नाम केयर डेमो, और CH1 एंड CH2 इज x एंड y। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ कैरेक्टर का ही, जो कि कैरेक्टर डेमो, जिसे हमने कैरेक्टर डेमो 2 में किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी कैरेक्टर डेमो क्लास स्टार्ट हुई, ये हमारा मेन मेथड। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किया है जिसे हम CH1 बोलते हैं। ठीक है, 1 बोल रहे हैं। अब CH1 में हमने वैल्यू दी है x। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करा हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, एज इट इज़ प्रिंट होगा, और CH1 को हमने प्रिंट करवा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, CH माइनस माइनस कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो हम इंटीजर्स के साथ करते हैं, इंटीजर प्लस प्लस आई प्लस प्लस। अब हम कैरेक्टर के साथ कैसे कर सकते हैं, तो जावा में जो कैरेक्टर है वो इंटीजर टाइप का ही है, इंटीजर का सबसेट होता है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स जो हैं जावा में इंटीजर टाइप से ही रन होते हैं, लेकिन उन्हें जब अगर हम टाइप कन्वर्जन करते हैं तब हमें कास्टिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन एज इट इज़ चलते हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी अगर हम इसे देखते हैं रन करके तो क्या होता है हम देखते हैं। हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी केयर डेमो 2 डॉट जावा, ये हमारी फाइल का नेम, ये कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, जावा केयर डेमो 2। तो बिफोर इंक्रीमेंट x था और आफ्टर इंक्रीमेंट w था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जावा में जो कैरेक्टर टाइप का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर का ही सबसेट होता है, मतलब ये इंटीजर की तरह ही वर्क करते हैं। जितने भी हम इंटीजर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हम कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप पे भी, कैरेक्टर टाइप के डेटा पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर अभी माइनस माइनस किया तो x के पहले जो वैल्यू होती है, जैसे WX, तो W को उसने प्रिंट किया। अगर हम इससे प्लस प्लस करते तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली y प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि x है अभी वैल्यू, x को हम अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो y प्रिंट होना चाहिए। अब देखते हैं y प्रिंट होता है नहीं होता, और बिफोर इंक्रीमेंट x एंड आफ्टर इंक्रीमेंट y। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बुलियंस। अब लॉजिकल वैल्यूज़ के लिए जावा में एक अलग ही टाइप का डेटा टाइप दिया है जो कि ये बुलियन। जैसे C++ में हम अगर इफ़ का स्टेटमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पर हम इफ़ की जब कंडीशन चेक करते हैं तो 0 और नॉन ज़ीरो में चेक करते हैं। 0 इज़ फॉर फॉल्स एंड नॉन ज़ीरो इज़ फॉर
ट्रू। जावा में ऐसा नहीं है, जावा में इन्होंने एक अलग ही टाइप का डेटा टाइप दिया है जो कि है बूलियन, जिसकी दो वैल्यूज होती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट जितने भी होते हैं उनमें यूज़ होता है जब हम कंडीशन चेक करते हैं इफ़ में, कंडीशन वाले पार्ट में, और फोर में भी जब हम कंडीशन वाले पार्ट में चेक करते हैं वहाँ पर बूलियन टाइप की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस टाइप का होता है, बूलियन और बी, मतलब ये हमारा बूलियन बी टाइप का, बी एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि बूलियन टाइप का है। ठीक है, इसका ये प्रोग्राम है, मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ और थोड़ा उसमें और समझा देता हूँ। अब हम बूलियन टाइप के डेटा का एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी क्लास बुल टेस्ट, हमारी क्लास का नेम और मेन मेथड स्टार्ट हुई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक बी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि बूलियन टाइप का वेरिएबल होता है। ठीक है, बूलियन बी उसका सिंटेक्स है, मैंने बता दिया। अब हम इसमें बी में वैल्यू डाल रहे हैं फॉल्स। फॉल्स एक कीवर्ड है, ट्रू एंड फॉल्स, और जैसे पब्लिक, स्टैटिक और क्लास ये कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक लिस्ट बताई थी, जो कीवर्ड की लिस्ट थी जिसमें जितने भी कीवर्ड्स थे उन्हें हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। एज अ आइडेंटिफायर मीन्स हम ना तो क्लास का नेम, ना ही मेथड्स का नेम या फिर वेरिएबल्स का नेम हम उन कीवर्ड से मैच होता हुआ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, वो नेम रिजर्व्ड है कीवर्ड्स के लिए। ठीक, कुछ स्पेसिफिक अलग तरह के काम के लिए, जैसे यहाँ पे फॉल्स रिजर्व्ड है। ठीक है, तो हमने बी में जो है फॉल्स वैल्यू डाली है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बी इज, जो भी बी की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अब हमने बी को ट्रू से इनिशियलाइज करते हैं, मतलब हमने जो फॉल्स वैल्यू थी उसे रिप्लेस करके बी में अब ट्रू डाल दिया। ठीक है, ट्रू से असाइन कर दिया बी। अब हम इसको कैसे, जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जैसे इफ और फोर है, वहाँ पर जो कंडीशन होती है वहाँ पर बुलियन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर बी पुश कर दें तो क्या होगा, हमें वो एज इट इज बी की वैल्यू को ले लेगा, जो भी बी की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो इसके, अगर कंडीशन ट्रू थी तो स्टेटमेंट रन होता, तो अभी बी में ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगा, अगर बी में फॉल्स होता तो स्टेटमेंट रन नहीं होता। तो हमें यहाँ पर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है बी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि बी में ट्रू है या नहीं है। वो एक बी एक जो है वो बूलियन टाइप का डेटा है और उसमें ट्रू वैल्यू अगर सेव है तो वो डायरेक्टली ही रन कर देगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, और अगर फॉल्स होगा तो कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे बुलियन रिक्वायर्ड है और हमने बुलियन ही दिया है, क्योंकि जैसे हम कंडीशन अगर चेक करते हैं, किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, तो जावा जो है कंपेयर के बाद, लॉजिकल कंपेरिजन के बाद, कंपेरिजन के बाद जो चीज़ रिटर्न करता है वो बुलियन टाइप का डेटा होता है, बुलियन टाइप की चीज़ की ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में ऑलरेडी ही बुलियन रिक्वायर्ड करता है और हमने बुलियन ही यहाँ पर अप्लाई किया है। आप और एक दो बार रन करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे अब हमने यहाँ पे बी की वैल्यू में ट्रू से वापस फॉल्स असाइन कर दिया। अब अगर हम ये यहाँ पर देखेंगे तो बी की वैल्यू है, बी रिप्लेस हो जाएगा फॉल्स से। ठीक है, फॉल्स वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी तो कंडीशन फॉल्स, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। अब हम देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि जब कंडीशन जो भी कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में, जावा में लॉजिकल ऑपरेशन से कंपेयर करते हैं हम, तो कंपैरिजन के बाद वो क्या रिटर्न करता है, जैसे सी में 0 या 1 इस तरह से रिटर्न होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या रिटर्न होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 10 ग्रेटर देन 9 इज, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी 10 ग्रेटर देन 9। अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें रन टाइम पे शो होगा। अब हमने यहाँ पर पेरेंथेसिस इसलिए लगाए क्योंकि प्लस का जो प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, प्लस का प्रेसिडेंस हाई होता है कंपैरिजन में ग्रेटर देन के साइन से। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो पहले हम इसे कंट्रोल एस करते हैं, CLS और जावा सी BOOL ये हमने इसे कंपाइल किया। और हम इसे रन करते हैं, जावा बुल, ये हमारी क्लास का नेम बुल टेस्ट, बी इज फॉल्स। तो सबसे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, बी इज फॉल्स। ठीक है, सेकेंड हुआ दिस इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि बी ट्रू था
तो इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू फॉल्स थी, तो दिस विल नॉट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। लास्ट था हमारा 10 ग्रेटर देन 9 इज, तो यहाँ पर उसने ट्रू वैल्यू रिटर्न की, मतलब बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न की है। तो हमने यहाँ पर जैसे ट्रू वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पर बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा कंपेरिजन का, तो हमने यहाँ पर कंपेयर नहीं किया और डायरेक्टली ही उसे बी दे दिया। अगर बी ट्रू हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर बी फॉल्स हुआ तो कंडीशन फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे वेरिएबल्स। अब हमारे डेटा टाइप्स हो चुके हैं कंप्लीट, जो 8 टाइप्स के थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम वेरिएबल्स पे आते हैं। वेरिएबल्स जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है जावा में, मतलब जावा प्रोग्राम की जो बेसिक यूनिट होती है स्टोरेज की, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ हमें जावा प्रोग्राम में अगर कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए हमें वेरिएबल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आइडेंटिफायर्स का और उसका जो टाइप होता है उसका, और कुछ इनिशियलाइजेशन अगर हम उसका कर रहे हैं, ऑप्शनल इनिशियलाइजर जो होता है वो। अब जो भी जितने भी वेरिएबल जो होते हैं उनका एक स्कोप होता है, ठीक है। मतलब वो जैसा हमने ब्लॉक्स ऑफ कोड में ब्लॉक जो पढ़ा है, जो कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज होते हैं, तो अगर जो उस ब्लॉक में डिफाइन है वेरिएबल, वो सिर्फ उसी ब्लॉक में नॉन रहेगा, उसके बाहर नॉन नहीं रहेगा, उसके बाहर वो वेरिएबल अननोन रहता है, ठीक है। अब जो कोड उसके बाहर है वो तो उस ब्लॉक में से प्रोग्राम में आपको समझाता हूँ स्कोप क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आइडेंटिफायर्स बोलते हैं हम, जैसे इसका नाम है वेरिएबल का, उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और आइडेंटिफायर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स और कैरेक्टर्स और डॉलर और अंडरस्कोर से। अगर हम नंबर्स से आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं होता, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। बाकी हम कैसे भी उसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल जो है कभी भी डिफाइन होने से पहले यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब आप अगर किसी वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप उसे पहले यूज़ करते हैं और बाद में डिफाइन करते हैं तो ये कंपाइल टाइम पे एरर देता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग देम। मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी वेरिएबल अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसे यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर हम उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं और यूज़ करते हैं तो वो कंपाइलेशन एरर देता है, ठीक है। इसका सिंटेक्स है टाइप आइडेंटिफायर। टाइप मीन्स जो भी डेटा टाइप है हमारे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, हिंट और कैरेक्टर, बुलियन, जो भी हमारा टाइप है वो, और आइडेंटिफायर उस वेरिएबल का नेम। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने 3-4 एग्जांपल दिए हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है इंटीजर ए। ये हमने एक ए वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नेम ए है, जिसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, और जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इसे हमने यहाँ पर अभी इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ उसे डिफाइन किया है। सेकेंड है हमारा केयर बी सी डी। बी हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल है, सी एक हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, और डी हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल। अब आप देखेंगे यहाँ पर बी और सी को हमने इनिशियलाइज नहीं किया और डी को हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू एक्स से, ठीक है। एक है फ्लोट ए, जो ए जो है वो आइडेंटिफायर है और फ्लोट उसका टाइप है। मतलब हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ए क्रिएट किया है जिसको हमने इनिशियलाइज किया 10.6 से। अब फोर्थ है हमारा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए जिसे हमने 2 से इनिशियलाइज किया। एक है बी जिसे हमने इनिशियलाइज नहीं किया, और एक है सी जिसे हमने इनिशियलाइज किया 5 से। मतलब हम कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं तीनों को, और ए से भी लिख सकते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। मैं इस आपको रन करके दिखा देता हूँ और वहीं पर समझा देता हूँ। जब भी हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं तो या तो इस तरह से करते हैं a इक्वल टू 3.4, या फिर हम उसे डायनेमिकली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो क्या होता है हम इस प्रोग्राम से देखते हैं। ये हमारी क्लास स्टार्ट होती है, इसका नाम हमने दिया है डाइन इन इट, मतलब डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये हमारा मेथड का नेम मेन। डबल टाइप के हमने 2 वेरिएबल लिए, a 3.0 से इनिशियलाइज किया और b 4.0 से इनिशियलाइज किया। फिर डबल हमने एक वेरिएबल लिया है c, जिसको हम रन टाइम पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, मेथ्स जो है हमारी प्री डिफाइंड क्लास है जो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए या मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए रिजर्व है, ठीक है, और प्री डिफाइंड है। उसकी एक मेथड होती है SQRT, जो कि होती है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, किन का निकाल रहे हैं, a मल्टीप्लाई इंटू ए प्लस बी इंटू बी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू c,
ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट होता है, हम इसे रन करके देखते हैं। पहले हम इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस से। अब हम कंपाइल करते हैं जावा सी, हमारी फाइल का नेम डाइन इन इनिट डॉट जावा, हमने उसे कंपाइल किया, कंपाइल हो गई। अब हम इसे रन करते हैं जावा, हमारी क्लास का नाम डाइन इन इट, ठीक, ये हमारी क्लास का नाम। अब हमने इसे रन किया तो सी इज़ 5.0 से इनिशियलाइज हुआ, क्योंकि हमने उसे यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया था, वो इनिशियलाइज हुआ इसके स्क्वायर रूट से। अब हम देखते हैं कि इसको सही है नहीं, तो a इंटू ए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड b इंटू बी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो यहाँ पर आंसर 5 आया, ठीक है। तो और ये इनिशियलाइज हुआ सी से, क्योंकि हमने यहाँ पर ही प्रिंट नहीं किया, हमने यहाँ पर प्रिंट किया, हमने सी की वैल्यू को यहाँ पर चेक किया कि सी की वैल्यू क्या है, तो सी हमारा आया, सी इज 5। ओके, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल जो है जावा में, वेरिएबल कहीं पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में डिफाइन कर सकते हैं। हमने अभी तक ब्लॉक को कोड्स देखा था, तो हमने अभी तक 2 ब्लॉक तो देखे ही, क्योंकि एक मेन मेथड का ब्लॉक और एक होता है क्लास का ब्लॉक, जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, वो ब्लॉक और देखा था जो कि हमने फोर लूप के साथ चलाया था। तो हम कहीं पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बस ये होता है कि जो इनर ब्लॉक है उसमें अगर कोई वेरिएबल डिफाइन है तो उसे हम आउटर ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब या तो जो किसी भी ब्लॉक में जो वेरिएबल डिफाइंड है उसे हम आउटसाइड उस ब्लॉक के एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये हमारा एग्जांपल है, इसे मैं रन करके बता देता हूँ आपको। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल का स्कोप कितना होता है। जैसा मैंने बताया कि जैसे ब्लॉक जो होते हैं उनके बीच में होता है, कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसी ब्लॉक में होता है जिस ब्लॉक में वो डिफाइन है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं, ये हमने एक स्कोप क्लास बनाई, ये हमारी मेन मेथड है। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है एक्स, ठीक है। ये नॉन टू ऑल कोड विद इन मेन, मतलब ये यहाँ से मेन का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो इस ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी हम मेन को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मेन नोन रहेगा। यहाँ पे यहाँ तक अगर कुछ कोड होता तो उस कोड को मेन नोन होता, जैसा भी हम यहाँ पे लिख देते हैं SYSTM सिस्टम और आउट डॉट प्रिंट एक्स। अब हमने यहाँ पर उसको एक्स को प्रिंट किया, ठीक है, तो एक्स यहाँ पर नोन होगा। अगर नोन नहीं होगा तो यहाँ पर कंपाइलेशन टाइम पे एरर आएगा। तो हमारा एक नया ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट होता है फोर लूप जिसमें हम एक्स वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, एक्स को हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि एक्स इज लेस देन 3, तो मतलब ये लूप 3 टाइम्स चलना चाहिए। उसके बाद हम एक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है फोर लूप का, ये कर्ली ब्रेसेस से हमारा नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। अब ये जैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल y डिफाइन किया है, जिसकी वैल्यू हमने दी है -1, ठीक है। अब उसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, तो y यहाँ पर तो वो एक्सेसिबल होगा, ठीक है। फिर उसे हमने y से 100 से उसे असाइन किया, 100 वैल्यू असाइन की, ठीक है। फिर उसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया, तभी प्रिंट होगा। अब अगर हम उसे यहाँ पर एक्सेस करते हैं तो ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। फिर हम करके देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln y सिंगल, ठीक है। वो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कहीं पर भी ब्लॉक में हम डिफाइन कर सकते हैं, और जिस ब्लॉक में वो डिफाइन है उस ब्लॉक में हम उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस ब्लॉक के आउटसाइड हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता है, या कंपाइल होता है या नहीं होता है, ठीक है। जब हमने CLS किया जावा सी कंपाइल, हमारी क्लास का नेम SCP स्कोप डॉट जावा, ये हमारी फाइल का नेम, उसने एरर दिया यहाँ पर जावा स्कोप डॉट जावा लाइन नंबर 18, ये हमारी स्कोप डॉट जावा यहाँ पर लाइन नंबर 18 पे है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाई कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, वेरिएबल y क्लास स्कोप, उसे ये y मिल नहीं रहा है, इसलिए उसने यहाँ पर कंपाइलेशन एरर दिया है। लेकिन x पे नहीं दिया उसने, क्यों? क्योंकि x इसी ब्लॉक में डिफाइन है, ठीक है, और उसी ब्लॉक में हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भी इसका एक ब्लॉक बना देते
तो ये भी एक्सेस नहीं होता। जैसा वगैरह अगर हम यहाँ पे बना दें ऐसा एक ब्लॉक, ये हमने एक नया ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हम फिर एक्स पे भी एरर आएगा, दो एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल वाई एंड कैन नॉट फाइंड सिंबल एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उस स्कोप, जिस स्कोप में उसे डिफाइन किया उससे उसके आउटसाइड हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। अब हम ये हटा देते हैं दोनों और इस वाई की लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करते हैं तो जावा स्कोप, ये रन हो गया। वाई इज -1, वाई इज 100, वाई इज -1, वाई इज 100, वाई इज -1, वाई इज 100 और 3। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि आप तीनों बार जब लूप चला तो तीनों बार वैल्यू सेम ही प्रिंट हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हम इस लूप के बाहर जाते हैं या इस ब्लॉक के बाहर जाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम एंटर हुआ हम ब्लॉक में, x इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, हम ब्लॉक में एंटर हुए, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन हुआ, उसको -1 से किया, उसे फिर 100 से किया और प्रिंट किया, और यहाँ से बाहर गए और हमने x को इंक्रीमेंट किया। तब जैसे ही हम यहाँ से बाहर गए तो जो इंटीजर y वेरिएबल है वो डीएलोकेट हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब उसे डिलीट कर देता है, जावा मेमोरी डीएलोकेट कर देता है, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो मेमोरी डीएलोकेट कर देती है, इसलिए उसे फिर से इनिशियलाइज होता है, वो फिर से क्रिएट होता है और इसी तरह वो 3 बार क्रिएट हुआ। तो ये उसकी लाइफ टाइम हुई, मतलब इस लाइफ टाइम में ही वो चलेगा, मतलब उसकी लाइफ टाइम इतनी है, मतलब जैसे ही इस ब्लॉक के बाहर हम गए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया स्कोप का भी और लाइफ टाइम का भी वेरिएबल की। नेक्स्ट है हमारा टाइप कन्वर्जन इन कास्टिंग। जब हम दो टाइप के वेरिएबल है हमारे पास, एक है इंटीजर टाइप का, एक है फ्लोट टाइप का। तो अगर हम फ्लोट टाइप की वेरिएबल को इंटीजर टाइप में या इंटीजर टाइप की वैल्यू को फ्लोट टाइप की वैल्यू में अगर डालते हैं तो तब हमें ज़रूरत लगती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन जो है जिसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन या कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब देखते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन क्या होता है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन तब प्लेस होता है जब जो दो वेरिएबल्स हैं वो उनके बीच में दो कंडीशन लगाई जाती हैं, या तो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों कंपेटिबल टाइप के हों, जैसे इंटीजर टाइप के हैं तो दोनों इंटीजर टाइप के हों। सेकेंड होता है द डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन द सोर्स टाइप, मतलब अगर हम जैसे देखते हैं एक इंट और बाइट का देखते हैं, अगर हम बाइट को इंट में डालते हैं तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है लार्ज है और बाइट टाइप की जो रेंज है वो स्मॉल है, क्योंकि बाइट 8 बिट का है और इंटीजर 32 बिट का है। तो बाइट तब यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन प्लेस होगा, ठीक है। मतलब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और बाइट की वैल्यू डायरेक्टली इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट होके सेव हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन, क्योंकि शॉर्टर रेंज से हम लार्जर रेंज की तरफ जा रहे हैं, मतलब डेटा हमारा वाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तब प्लेस होता है जब दोनों जो वेरिएबल्स हैं या मतलब एक टाइप का जो डेटा है दूसरे टाइप में जब हम कन्वर्ट करते हैं दोनों टाइप कंपेटिबल ना हो। तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लगाते हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब जो हमारा सोर्स है उससे जो डेस्टिनेशन सोर्स टाइप से डेस्टिनेशन टाइप में हम जब वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो जो डेस्टिनेशन टाइप होता है वो सोर्स टाइप से छोटा होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने पहले किया था कि जो डेस्टिनेशन टाइप था वो सोर्स टाइप से लार्जर था, ठीक है। तो अभी हम उल्टा कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन टाइप जो है वो सोर्स टाइप से छोटा है। मतलब जैसे पहले हमने इंटीजर से बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट किया था तो अब हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ था, हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब हम इंटीजर वैल्यू जो कि लार्ज वैल्यू 32 बिट रेंज की वैल्यू है उसे हम 8 बिट के बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत लगती है। हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है कि कैसे कन्वर्जन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि इंटीजर ए को हमने बाइट वेरिएबल बी में डाला है, तब इंटीजर ए को हमें पहले बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करके फिर उसे बाइट में डालना पड़ेगा। तब हम जब भी हम इंटीजर वैल्यू को बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो अब जो इंटीजर वैल्यू जो है वो लार्ज है, वो बाइट की वैल्यू बाइट की जो रेंज है वो कम है, तो कन्वर्ट कैसे होगा। तो जैसा हमने दिया है वैसा एज इट इज़ सेव नहीं होगा,
जब भी हम जैसे वैल्यू दी हमने, मान लीजिए 257 या 350 दिए इंटीजर में वैल्यू, अब हमें उसे बाइट में कन्वर्ट करना है। तो बाइट की जो रेंज है, बाइट की रेंज होती है 256, तो 256 से हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, मीन्स 256 से हम 350 को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, मतलब एक बार फुली डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम बाइट बी में सेव कर देंगे। ठीक, ये होता है हमारा इंटीजर से बाइट में कन्वर्जन, और इसे हम बोलते हैं नैरो वे, क्योंकि हम लार्जर रेंज से शॉर्टर रेंज की तरफ जा रहे हैं। और इम्प्लिसिट कन्वर्जन को बोलते हैं वाइडनिंग, क्योंकि हम वहाँ पर शॉर्टर रेंज से लार्जर रेंज की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक, अब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास कन्वर्जन, ये हमारी मेन मेथड। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया बाइट टाइप का, जिसका नाम दिया हमने बी। सेकेंड, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है एक्स, जो कि इंटीजर टाइप का, और जिसे हमने इनिशियलाइज किया 257 से। और थर्ड है डी, जिसको कि हमने 323.142 डबल वैल्यू से इनिशियलाइज किया, क्योंकि वो डबल टाइप का वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कन्वर्जन ऑफ इंट टू बाइट। अब इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है एक्स 257, उसे हम बाइट टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो एज इट इज़ नहीं सेव हो जाएगा बाइट, पहले वो बाइट में कन्वर्ट होगा और फिर बी वेरिएबल में सेव होगा। तो ये कैसे होता है, तो जब 257 यहाँ पे मिलेगा उसे, तो 257 जो है इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है 257, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, वो बाइट की जो रेंज है, बाइट की रेंज कितनी है 2 टू द पावर 8 256, 256 से उसका डिवीजन होगा। ठीक है, तो 257 डिवाइडेड बाई 256, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे रिमाइंडर बचा 1, तो वो 1 जो है वो बाइट जो वेरिएबल है बी, उसमें जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसे यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, एक्स एंड बी इज एक्स एंड बी। अब सेकेंड हमने कन्वर्ट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कन्वर्जन ऑफ डबल टू इंट, मतलब हम डबल वैल्यू जो है ये 323.142, इसे हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल एक्स में स्टोर करेंगे। तो वो कैसे होगा, जब डी डबल टाइप की वैल्यू जो इंटीजर टाइप की वैल्यू में जाएंगे, तो जो भी फ्रैक्शन के बाद का जो पार्ट है, दशमलव के बाद का या जो पॉइंट के बाद का जो ये पार्ट है, इसे जो जावा है वो डिस्कार्ड कर देगा, और सिर्फ 323 जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी उसे ही वो इंटीजर एक्स में सेव करेगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं डी एंड एक्स को। ठीक है, अब थर्ड में हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डबल टू बाइट, मतलब ये जो डबल वैल्यू है 323.142, इसे हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया बाइट की रेंज से हम उसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो ये होगा कि जो फ्रैक्शन वाली जो पार्ट है 0.142, ये डिस्कार्ड होगा। क्यों, क्योंकि बाइट जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है बाइट, तो 142 डिस्कार्ड होगा। अब जो 323 है ये इंटीजर है, लेकिन हम उसे बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 323 जो है वो 256 से डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे बचा 67, 323 को 256 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 67, तो वो 67 जो है बाइट की इस बी वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। पहले कंपाइल करते हैं जावा सी क्लास का फाइल का नेम कन्वर्जन डॉट जावा, हमने उसे कंपाइल किया। अब हम इसे रन करते हैं जावा कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ इंट टू बाइट एक्स एंड बी 257.1, क्योंकि हमें पता है कि बाइट की जो वैल्यू होती है, बाइट की जो रेंज होती है वो थी 256, और एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 257, तो 257 डिवाइडेड बाई 256, तो 257 माइनस 256 इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर बचा 1, तो उस 1 को हम बी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, और वो हमें यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसी तरह जैसे मैंने बताया था 0.142 की जो वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, वो यहाँ पर डिस्कार्ड हो गई। और थर्ड में 323.142, तो सबसे पहले 1.142 डिस्कार्ड हुआ, उसके बाद 323 को हमने 256 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर बचा 67, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है।